नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बहुत स्पेशल रहने वाली है आप सभी के लिए। और हमने स्पेशल एसएससी जीडी के लिए बनाई क्लास। और पूरे इसमें टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 80 में से आपको स्कोर करना है 80/80 यानी कि 160 नंबर करना है। और पहले हम याद रखना, सबसे पहले आपको हिंदी करनी है एग्जाम में भी, और हिंदी के बाद आपको जीएस को लेना है, और उसके बाद रीजनिंग आपको लेनी है एग्जाम में, और उसके बाद मैथ को अटेंड करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हिंदी का आपके सामने है, यहाँ पे पढ़ते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या द्विग समास। तो आप जानते हैं चौराहा, इसे हम चौराहे का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका बनता है, तो इसमें चार राह यानी चार राहों का समूह। तो यहां पर जब संख्या शुरुआत में आती है तो हमारा द्विग समास होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द्विग समास इसका सही जवाब है, जिसमें संख्या पहले आती है। जैसे कि मैंने मान लीजिए त्रिफला, इसका अगर हम करेंगे समास तो तीन फलों का समूह, तो पहले तीन आ रहा है तो हमारा द्विग समास कहलाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग का अगर हम करें तो इसका होगा समधन योग, तो इसमें हमारी विसर्ग संधि है। बात करें मनोहर की तो इसमें हमारा मन धन हर होगा, यानी कि इसमें हमारी विसर्ग संधि है। नमस्कार का करें तो नम धन कार, इसमें भी हमारी विसर्ग संधि होगी। बात करें पवन तो इसका हमारा होगा पोधन अन, इसमें हमारी फर संधि की अयादि संधि आती है, याद रखना आपको, अयादि संधि इसमें आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने। तीसरा प्रश्न आपके सामने कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से। विष है, सुधा, मधुप, आम्र। अमृत का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो अमृत का कौन सा है इसमें से, फुदा। फुदा जो है पानी यानी जल का पर्यायवाची है। आप जानते हैं जल का पानी है, इसे अमृत भी कहते हैं। ठीक है, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, अमेय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमेय आप जानते हैं हम जल को ही कहते हैं, अमेय जल का ही पर्यायवाची है। इसे ही हम सुधा कहते हैं और इसे ही हम पीयूष भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ही हम अमृत भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है। और रसाल जो है ये हमारा आम का पर्यायवाची है। आम का हमारे पर्यायवाची होते हैं, आम्र होता है, रस होता है और रसाल, ये सब आम के सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो स्थावर का जो हमारा विलोम है वो है जंगम। स्थावर का हम कहते हैं जंगम का विलोम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है, ये हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ। और हमारे चैनल का नाम भी सर्वज्ञ टेस्ट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वज्ञ टेस्ट हमारे चैनल का नाम भी रखा है, और जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न, यहां पर जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जठरानल, दावानल, बड़वानल और कामानल। देखिए, जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल, ये हमारी जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। और पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठरानल, जठरानल इसे कहते हैं पेट में लगने वाली आग को। ठीक है, और अब बताना है आपको कि बड़वा नल जो है इसे हम कहाँ कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न, कि वाक्यांश के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो यहां पर कौन सा भाग्य त्रुटिपूर्ण यानी गलत है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना या फिर कठिन है। तो आप जानते हैं इसमें से निरपराधी जो है हमारा एकदम त्रुटिपूर्ण वर्ड है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, त्रुटि है इसमें, गलती है। अगला प्रश्न, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है।
अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। ये हमारा इडियम फ्रेज है, यानी कि हमारा मुहावरा है ये। ठीक है, तो आंखा किरकिरी होना इसका तात्पर्य अप्रिय लगना, यानी कि अच्छा ना लगना, अप्रिय इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है? कार्य के अनुसार परिणाम मिलना, या फिर जो उतना उधार देता है उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। चलिए अगला प्रश्न, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? तो निर्वासित है, इसमें इक है, नि है, सित है, इत है। तो निर्वासित, इसमें हमारा देखिए निर्वासित, तो लास्ट में हमारा इत जो है ये हमारा प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे होता है और उपसर्ग हमारा सबसे आगे होता है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? यहां पर दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो सब में है, लेकिन जहां लावा जो है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, इसमें आवा प्रत्यय तो नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, सृष्टि, सृष्टि, इन चारों ही वर्ड में से सृष्टि कौन सा सही है? तो बेसिकली हम सृष्टि जो लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं सृष्टि। तो ऐसा कौन सा लिखा है इसमें? इसमें हमारा ये लिखा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि यहाँ पे पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण और परिधिधन आवरण। तो पर्यावरण का हम बेसिकली बनाते हैं परिधन आवरण, इसका हमारा पर्यायवाची होता है परिधन आवरण, इसका राइट है हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, परिधन आवरण। यहां पर मैं पेन चेंज करता हूं इसका थोड़ा सा। हाँ चलिए, अब अगला प्रश्न नेक्स्ट। अब यहां से कुछ प्रश्न लास्ट में आपको भरने के लिए आते हैं जीडी में। जैसे देखिए, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगह देखी गई है, संसार का डॉट डॉट उठाकर देखिए। अब आपको भरना है पहले वाले, इस वाले क्षेत्र में भरना है। तो संयोग उठाकर देखिए, दुख उठाकर देखिए, इतिहास उठाकर देखिए, भूगोल, इनमें से क्या सही ऑप्शन है कमेंट में लिखना है। तो इतिहास उठाकर देखिए, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पहले वाले में भरेंगे हम इतिहास, यहां पर क्या भरेंगे? यहां पर भरेंगे इतिहास। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न नेक्स्ट। अब दूसरा खाली स्थान और उदाहरण देखिए, तो आपको भी अब इसमें भरना है, इस वाले गोले में अनुमान हो जाएगा, विदित हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, पवन। तो यहाँ पर ज्ञात होना सही होगा, और ज्ञात का यहाँ पर पर्यायवाची विदित लिखा है, तो इसमें हम भरेंगे, आपको क्या हो जाएगा? ये आपको विदित हो जाएगा, तो इस वाले में भरेंगे विदित। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर, विदित होना। ठीक है, अगला यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला है कि जिनकी हम डॉट डॉट करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं? सेवा, आलोचना, बुराई, उपासना। तो क्या करते हैं हम? उपासना करते हैं। ठीक है, निंदा नहीं करते हैं, इसमें भरेंगे उपासना। ठीक है, चलिए, उन्होंने कितना पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपने देश के लिए, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देश के लिए डॉट डॉट न्यौछावर किए थे। कर्म न्यौछावर, ज्ञान, नमस्कार, प्राण। तो आप इसको तो इजीली कर ही पाओगे, इसमें प्राण न्यौछावर कर दिए, तो इस फोर्थ वाले में भरेंगे प्राण न्यौछावर कर दिए। अगला प्रश्न, ऐसे महान डॉट डॉट को मैं नमन करता हूं। तो पहले में समाज, लोगों, क्रांतिकारियों, पवानों। तो थर्ड में बेसिकली आप जानते हैं क्रांतिकारी यहां पर भरेंगे, तो क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूं, यहां पर हम क्रांतिकारियों भरने वाले। चलिए, अब दूसरे नंबर पे आपको सॉल्व करनी है एग्जाम में जीके जीएस। पहले बार तो हिंदी करनी है आपको फर्स्ट टाइम में, और दूसरे टाइम में जीएस करनी है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट जो है एक इजी सब्जेक्ट में आती है, और लेकिन है टफ, इजी लगती है लेकिन कठिन है। देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यहां से ये भारत का मैप है, और ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो हमारी हाइट है वो है 3214 किलोमीटर,
यानी कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक दक्षिण में, यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 3214 किलोमीटर। और यही बात करें हम पूरब से पश्चिम की ओर, तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो इसकी हाइट है वो हमारी 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की लेंथ है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, इसका राइट आंसर हमारा ए। यही बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 में, ठीक है। बात करें राजा राममोहन राय की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और कब की थी ये आपको लिखना है कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? तो भारत के संविधान में आप जानते होंगे आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ, और बात करें आर्टिकल 52 में, तो आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होता है, इंडियन प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होती है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति हमारी आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है। बात करें आर्टिकल 76 में, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल होता है आर्टिकल 76 में, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, जब तक राष्ट्रपति रहते हैं उनकी सीमा तक ही ये रहते हैं महान्यायवादी। अगला प्रश्न नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। तो सूर्य के प्रकाश को कहते हैं वर्ण मंडल, इसका सही जवाब है। बात करें समताप मंडल की, समताप मंडल ये जो परत होती है इसमें हमारी ओजोन परत पाई जाती है, इसी को हम ओजोन परत कहते हैं, ये आप जानते ही होंगे। और जो कि हमारे सूर्य के प्रकाश से हमारी रक्षा करता है। तो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत हानिकारक होता है, लेकिन इस परत की वजह से हमारी ये रक्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो जो हड़प्पा कालीन है वो किस नदी के किनारे? तो पंजाब जो है हमारा सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे हमारा पंजाब स्थित था हड़प्पा सभ्यता में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और बात करें सिंधु, जो सिंधु नदी के किनारे कौन था वो आपको कमेंट में लिखना है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित था। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा आप जानती हैं, हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां पर? पाकिस्तान का एक स्थान है। मोहनजोदड़ो कहां का? ये भी पाकिस्तान का ही स्थान है। बट लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहां पर? गुजरात का स्थान है। चलिए नेक्स्ट, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो सिख गुरु जो अर्जुन देव हैं वो जहांगीर के शासन काल में थे। बात करें मुगल सम्राट के बारे में, मुगल साम्राज्य कैसे भारत में आया था? मुगल साम्राज्य तो पहले बाबर आया था, बाबर का पुत्र हुमायूं, ठीक है, और हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र अकबर का जो था हमारा जहांगीर, फिर यहां से शाहजहां, फिर औरंगजेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे पास यानी कि नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल।
तो बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, ये हमारा सूर्य मान लीजिए, ये सन है, ठीक है। पहला ग्रह बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है तीसरे स्थान पे आती है, जो कि हमारी, हम जिस पर निवास करते हैं, एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। और वहीं बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति ये ग्रह जो है, ये पूरा सबसे सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और शनि जो है एक वलय आकृति का, यानी इसके चारों तरफ एक रिंग आकार की एक होती है, इसे हम वलय आकार कहते हैं, ये ऐसा ग्रह है, ठीक है। और अरुण जो है ठंडा ग्रह माना जाता है, अरुण। वहीं शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। चलिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सात्विका, मौर्य, शाक्य, गुरु। भगवान बुद्ध जो थे शाक्य वंश के सम्राट थे, राजकुमार थे, शाक्य वंश के भगवान बुद्ध, शाक्य वंश इसका राइट आंसर। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर। इसका राइट आंसर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर इसका राइट आंसर है। चलिए, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, आईएफए फील्ड। तो डूरंड कप जो है भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे एंशियंट, ये हमारा फुटबॉल का टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है ये हमारा। अब आपको बताना है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये सबसे पहले कब शुरू हुआ, ये आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर लिखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो ग्रीक की सभ्यता जो थी इसके समकालीन नहीं थी, बाकी तीनों के समकालीन, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन, इन तीनों के समकालीन थी, ठीक है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी है, फुटबॉल, क्रिकेट, उपरोक्त में से कोई, नन ऑफ देम। तो रणजी ट्रॉफी आप जानती हैं, बेसिकली रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है ये हमारा क्रिकेट से, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था? तो इन दिस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए, दीवान प्रिया, इन्हें प्रियदर्शी भी कहते थे, ये सम्राट अशोक, इसका राइट आंसर सम्राट अशोक, महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक, इन्हें इनके नाम से जानते थे। चलिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास, भास। मुद्रा राक्षस जो बुक है एक फेमस पुस्तक है, मुद्रा राक्षस, जिनके लेखक थे विशाखादत्त, विशाखादत्त इनके लेखक थे, राइट आंसर हमारा बी होगा। कालिदास, इनकी एक पुस्तक है फेमस जिनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी एक फेमस पुस्तक है, और ऐसी कई सारी पुस्तक भी है। भास, भास जो है कवि, इनकी कौन सी रचना है वो आपको कमेंट में लिखनी है। चलिए, यहां पर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, फ्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे, इसका राइट आंसर हो चुका गुप्त वंश के संस्थापक फ्रीगुप्त। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फायान जो था एक विदेशी, जो कि एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री, ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इंडियन इकोनॉमिकल जो है, इंडियन इकोनॉमी कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इज
एक मिक्स यानी कि कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखना इस बात को, मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि परसेंट में पूछ सकता है। भारत के लगभग 54% लोग जो हैं कृषि करते हैं, 54% लोग जो हैं कृषि में अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बात कर चुके हैं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से अब रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है। यहां से ध्यान से, रीजनिंग एक इंपोर्टेंट विषय है जिसको 3rd नंबर पे करना पड़ता है। पहले हमारा हिंदी,